गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो के एग्जाम में। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बायो में अपन जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो जो अपनी यूनिट है वो यूनिट थर्ड है और वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और इम्पोर्टेंट इसलिए कि सेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे नीट की बात करते हैं, चाहे और कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो बच्चों, जो अपना चैप्टर है सेल यूनिट थर्ड होता है 8, 9, 10 जो चैप्टर है उसमें से 8 नंबर का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है द सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना, जो जीवन की इकाई है, सेल कोशिका है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले हमारे वीडियो के अंदर अपन ने जो बात की थी, आपको जो प्रीवियस वीडियो बात की उसमें सेल की डेफिनेशन, सेल थ्योरी, ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो उसके बारे में डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। और जो अभी जो अपन जो बात कर रहे हैं बच्चों, वो जो बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है आपको पहले ही पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स वो होती है जो जिसके अंदर वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं तथा वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स के साथ साथ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ही पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो जो हमारा प्रोटिस्टा होता है उसमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। प्लांटी होता है उसके अंदर जो प्लांट किंगडम उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। और जो आपके एनिमलिया जो होता है, एनिमलिया जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। और जो चौथा जो जगह है फंजाई, उसके अंदर जो होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। तो एक जैसे पर 5 किंगडम सिस्टम होता है उसमें से एक किंगडम सिस्टम जो मोनेरा को छोटे से प्रोकैरियोट्स आते हैं। एक मोनेरा जो होता है उसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, उसको छोड़कर सभी के अंदर क्या होती है, तो 4 जो किंगडम होते हैं जैसे मैं मतलब प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया और फंजाई, इनके चारों के अंदर क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। और यूकैरियोटिक सेल्स मैंने बताया क्या होती है इसके बारे में। अब बच्चों, आज की कक्षा के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करें। और यूकैरियोटिक सेल्स की अपन जो बात करें उसमें सबसे पहले आती है जो चल रही है सेल मेम्ब्रेन की, या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है सर, सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी थी, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन स्टडी आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या है, जैसे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि जो इसकी डिटेल स्ट्रक्चर थी, इसकी सेल मेम्ब्रेन डिटेल स्ट्रक्चर का जो स्टडी किया गया था वो कब हुआ, जब माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया था। मतलब एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डिटेल जो स्टडी की गई थी वो कब की थी, डिटेल स्टडी कब गई थी बच्चों, डिटेल स्ट्रक्चर कब गई, देखो द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टडी आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर की इसकी कब पता चली, जब 1950 के अंदर, कब हुई थी, 1950 के अंदर हुई थी, याद रखना, 1950 के अंदर। 1950 के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंट हो गया था। एडवेंट के बाद क्या होगा, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर का जो स्टडी थी, डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी वो की गई, ठीक है। इसके बाद आता है कि इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल स्ट्रक्चर की जो स्टडी थी, इसकी जो जैसे अपने सेल्स होती है किस प्रकार से बनी होती है, इसकी केमिकल इसमें क्या होता है, उसकी स्टडी जो थी वो कब बनी, कब पता चली, जब आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी का जब इसकी स्टडी की गई। जब ह्यूमन आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, ह्यूमन आरबीसी की जब स्टडी की गई, आरबीसी रेड ब्लड जो सेल्स होती है या रेड ब्लड जो कार्पल्स होती है उसकी स्टडी की गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो होता है एडवेंट या आविष्कार हो चुका था। उसके बाद सबसे पहले जो इसकी स्ट्रक्चर का पता चला, उसके बाद आरबीसी से इसकी केमिकल स्ट्रक्चर का पता चला। केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब कि किससे बनी होती है, केमिकली किससे बनी होती है, उसका इसके स्ट्रक्चर का पता चला। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर का इसका पता चला आरबीसी से, ठीक है। उसके बाद स्टडी सो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, जो ऊपर की जो अपन स्टडी किए था ना, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एडवेंट होने के बाद जो अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च किए थे वैज्ञानिकों ने, डिफरेंट साइंटिस्टों ने, तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो लिपिड जो लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन्स होती है, इज कंपोज ऑफ लिपिड, ये मेड अप ऑफ लिपिड। तो इससे अपन बात कर सकते हैं कि जो स्टडी के बाद क्या पता चला, द स्टडी शो द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। किससे बनी होती है, लिपिड बाइलेयर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किससे बनी होती है, लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है, लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। मतलब क्या होती है, लिपिड के 2 स्तर पाए जाते हैं, 2 लेयर पाई जाती है, लिपिड की 2 लेयरिंग पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, तो इस प्रकार से याद है ना,
इस प्रकार से इस प्रकार से ये एक लेयर होगी और ये दूसरी लेयर होगी। मतलब क्या होता है, अपन सेल मेमोरी स्ट्रक्चर की बात करें तो डिटेल स्ट्रक्चर के उसके पास क्या फाइंड आउट हुआ है, क्या अपन ने डिस्कस निकाला है, क्या इसमें शो हुआ कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाई लेयर। ठीक है, तो लिपिड की देखो वन लेयर और सेकेंड लेयर, बाई लेयर, दो, एक इस पर दूसरा इस पर, बाई लेयर से बनी होती है और दो बहुत लेयर्स होती है। जैसे बात लिपिड अरेंज इन विद द पोलर हेड, इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक जो लेयर होती है उसमें क्या होता है, एक तो कितना पोलर हेड होता है, ये जो आउटसाइड होता है ये पोलर हेड है, ये पोलर हेड है, ठीक है, आउटसाइड है। तो सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड और पोलर हेड है, और ये जो अंदर साइड है ये क्या है, नॉन पोलर हेड है, ये क्या है, नॉन पोलर हेड है। ठीक है, तो इसमें क्या पोलर से जो हेड होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जो नॉन पोलर हेड है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है और फेसिंग इन इनर मोस्ट साइड। ठीक है, वो क्या कहाँ पर पाया जाता है, फाइंड टू इनर साइड। ठीक है, जैसे इस पर लिखा होगा टुवर्ड द इनसाइड एंड जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो किस साइड होता है, इनसाइड होता है, और जो हाइड्रोफिलिक या पोलर पार्ट होता है वो कहाँ होता है, वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, पोलर पार्ट या जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो हेड है, ये कहाँ बाहर की तरफ है, और जो हाइड्रोफोबिक है और जो नॉन पोलर पार्ट है वो क्या होता है, टुवर्ड्स इनसाइड है। तो इससे क्या हो सकता है, अपन कह सकते हैं जो टेल है इसकी, है ना, जो टेल है, जो हाइड्रोफोबिक टेल है, या जो अपन ब्रेकिंग में सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो इनर मोस्ट साइड सैचुरेटेड होती है, इसलिए क्या होता है, ये वाटर से प्रोटेक्ट रहती है ना। तो वाटर रहेगा, बाहर की साइड क्या रहेगा, वाटर रहेगा, इधर बाहर वाटर रहेगा। तो क्या होता है, जब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट यदि बाहर होता तो वाटर और इसके बीच रिपेल होता, ठीक है, रिपेलिंग होती, तो उससे क्या होता है, कुछ असुविधा हो सकती थी। तो इसलिए क्या होता है कि ये इनर मोस्ट साइड होता है, इसलिए क्या होता है, वाटर से प्रोटेक्ट होकर रहता है। देखो इसमें लिखा भी है ना, द स्टडी शो द सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाई लेयर। देखो ये एक लेयर और दो लेयर होगी लिपिड बाई लेयर। लिपिड अरेंज इन सेल मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। देखो लिपिड जो अरेंज होता है वो सेल मेम्ब्रेन, एक तो पोलर हेड होता है जो आउटसाइड होता है, देखो है ना, पोलर हेड आउटसाइड, ठीक है, एंड नॉन पोलर हेड होता है, ये जो है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट इनसाइड, ये जो इनसाइड है वो फेसिंग टू द ईच अदर। ठीक है, सो दैट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सी है, अंदर वाली चेन नहीं है ये। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी, ये है। तो ये क्या होती है, ये क्या होती है, प्रोटेक्टेड रहती है। किससे प्रोटेक्टेड रहती है बच्चों, ये प्रोटेक्ट होती है जो एक्वस एनवायरनमेंट होता है, जो जल होता है, वाटर होता है, उसका जो बाहर का एनवायरनमेंट उसके अंदर पाई जाती है, इसलिए उसका वाटर से इसको नुकसान नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं द लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट फॉस्फोग्लिसराइड। याद रखना, जो लिपिड कंपोनेंट्स होता है सेल का, जो सेल का लिपिड कंपोनेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है बच्चों, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ या कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइडेज। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो लिपिड पाया जाता है वो किस प्रकार का लिपिड होता है, ये फॉस्फोग्लिसराइडेज होता है। ठीक है, आपको कुछ लिपिड कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, तो लिपिड कंपोनेंट की बात करें तो वो क्या होता है, फॉस्फोग्लिसराइडेज होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, फॉस्फोग्लिसराइडेज होता है। लिपिड कंपोनेंट की बात करें तो वो क्या होता है, फॉस्फोग्लिसराइडेज होता है। ठीक है, लिपिड कंपोनेंट की बात करें तो उसमें क्या होगा, फॉस्फोग्लिसराइडेज होगा। इसके बाद आफ्टर द बायोकेमिकल स्टडी इट्स क्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो अपन यहाँ तक बात करते हैं लिपिड से बनी होती है लेयर, यहाँ तक जो अपन ने डिस्कस किया है, यहाँ तक जो अपन ने बात करी है, यहाँ तक बात करी अपन ने, क्या बात करी है बच्चों, यहाँ तक जो बात करी अपन ने ये करी है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनी होती है। लेकिन बाद में डिटेल बायोकेमिकल स्ट्रक्चर का इसका स्टडी की गई, उसमें पता चला इट्स आल्सो कंसिस्ट या पोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या हो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और पाया जाता है। और इसके अंदर जो अपन बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो की बात करते हैं वो डिफरेंट होता है ना। जैसे प्रोटीन और लिपिड के रेशियो की बात करते हैं हम, तो डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन बात करें आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की बात करें, आरबीसी के अंदर 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है, लिपिड। तो मतलब जो रेशियो है लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो है
मैं कह रहा हूँ ये डिफरेंट सेल के, इसके अंदर हमारा आरबीसी में इतना है, दूसरी सेल्स के अंदर हो सकता है कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो या लिपिड कम हो, लिपिड ज़्यादा हो प्रोटीन को, तो वो रेशियो होता है अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब बच्चों कि जो आरबीसी के लिए यहाँ पर जो प्रोटीन का है, वो प्रोटीन तो यहाँ पर आरबीसी के लिए 52% है, और जो लिपिड है वो कितने परसेंट है, 40% है। ठीक है, जैसे यहाँ बताया, यहाँ पे बता रखा है, देखो आफ्टर बायोकेमिकल स्टडी क्लियर दैट द सेल में आज प्रोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और जो अपना आरबीसी की बात करते हैं इसमें, ठीक है, आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में जो 52% क्या होता है प्रोटीन से मिला होता है, और जो 40% होता है तो वो होता है वो आपके लिपिड होता है। और डिफरेंट सेल में जो रेशियो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसके बाद जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे अपन ने बात की कि सेल मेम्ब्रेन जो कंसिस्ट या प्रोसेस प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन होता है एक्सट्रेक्शन के आधार पर, एक्सट्रेक्शन मतलब उसको हटाने के आधार पर, है ना, सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े रहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन से हटाने के आधार पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन होते हैं, दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। देखो ये प्रोटीन्स है वो दो प्रकार के हैं, ये प्रोटीन्स कितने दो प्रकार के, एक तो इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, दूसरे पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रेटेड प्रोटीन होते हैं वो पार्शियली या टोटली ब्रीड होते हैं इन द सेल में। ब्रीड का मतलब धसे हुए होते हैं। देखो इसमें देखो ये मैंने जो आगे सिंगर निकोल्सन मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करूँगा आपके साथ, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे ये बाइलेयर है, देखो लिपिड बाइलेयर, एक लेयर दो लेयर। ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है, इस प्रकार से देखो लिपिड बाइलेयर है, ये एक लेयर ऊपर वाली नीचे वाली। तो इसके अंदर देखो एक जो रेड वाला है ये तो जो प्रोटीन बिल्कुल धसा हुआ है, इसको इंटीग्रेटेड प्रोटीन बोलते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोटीन बोलते हैं पार्शियली टोटली ब्रीड इनटू सेल मेम्ब्रेन, जो पूरा धसा हुआ होता है। ठीक है, दूसरा मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पर, दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन होता है। पेरिफेरल प्रोटीन का वो सरफेस पे पाया था, ओनली स्टिक टू द सरफेस, सरफेस से चिपका रहता है, तो उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये देखो सरफेस पे चिपका हुआ था, ये प्रोटीन होता है। प्रोटीन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक्सट्रेक्शन वैल्यू के आधार पर बात करें, एक्सट्रेक्शन के आधार पर जो प्रोटीन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंटीग्रेटेड प्रोटीन होते हैं जो टोटली पार्शियली बरीड होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन, और दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो ऑन द स्टिक टू द सरफेस, सरफेस पे पाए जाते हैं, ऑन द सरफेस होते हैं। ठीक है, तो ये बात इसकी जो जनरल इसकी कंपोजिशन की बात होती। अब बात करते हैं इसके अंदर एक जो मॉडल आता है वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मॉडल क्या है। ठीक है, वो मॉडल क्या है, मॉडल की बात करें देखो कि सिंगर एंड निकोल्सन ने एक जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो प्रपोज किया था 1972 के अंदर। सिंगर एंड निकोल्सन प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1970। According to this model, lipid bilayer is found as a fluid and protein embedded in this। मतलब क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन धसे हुए होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो फ्लूइड मोज़ेक लिपिड बाइलेयर होते हैं, तो इसमें सिंगर निकोल्सन ने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया था। इसके अनुसार क्या होता है कि जो फ्लूइड जो नेचर होती है और लिपिड की फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइड नेचर होती है लिपिड की, वो क्या इनेबल द लेटरल फ्लो, लेटर मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन। क्या होती है, जो लिपिड होती है उसकी फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, वो तरल होता है, मतलब जैसे सेमी सॉलिड जो बात बोल सकते हैं उस प्रकार से होता है। तो ये क्या होता है, जो लिपिड की बात करें, लिपिड की फ्लूइडिटी की वजह से क्या होती है, जो इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं वो लेटरल मूवमेंट करते हैं। लेटरल मतलब अंदर मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। तो लेटरल मूवमेंट जो पॉसिबल होती है इसकी जो लिपिड की जो फ्लूइडिटी या फ्लूइड नेचर उसकी वजह से पॉसिबल होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें इसके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात है, एनसीईआरटी ने तो नहीं बताया इसका, तो मैं बताता हूँ बिल्कुल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की होता है कि इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से लिपिड बाइलेयर से फ्लूइड होती है और जो प्रोटीन्स होते हैं इस प्रकार से इसमें तैरते हैं, जैसे बर्फ़ के अंदर जो पानी के अंदर बर्फ़ तैरती है उस प्रकार से, इस प्रकार से ऊपर से देखते इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। दूसरा इसका एक सिद्धांत हो रहा है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी ऊपर से देखेंगे इसको, देखो हेड से टॉप से देखेंगे इसको, देखो यहाँ से देखो ये वाला पार्ट देखो टॉप वाला, तो इसमें ऐसे लगेगा जैसे फर्श पे टाइल लगी हुई हो और टाइल के बीच में जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी डिज़ाइन दिखती है, तो इस प्रकार से लगता है जैसे कोई मोज़ेक का मतलब टाइल, तो उसको इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बिल्कुल ईजी है, उसी अनुसार है कि लिपिड बाइलेयर से बना होता है, लेकिन क्या होता है, ये जो होती है लिपिड बाइलेयर होती है फ्लूइड होती है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक तो इंटीग्रेटेड प्रोटीन पाए जाते हैं, इसके अंदर टोटली या पार्शियली ब्रीड होते हैं, और दूसरे होते हैं जो होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या होते हैं उसके सरफेस से चिपके हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका था वो ये सिंगर निकोल्सन ने प्रपोज किया था ना, सिंगर फ्लूइड जो मोज़ेक मॉडल था
इसने सिंगर और निकोलसन ने इस प्रकार से ये जो मॉडल था वो एक्सप्लेन किया था कि इस प्रकार, तो इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद आता है कि इसकी जो फ्लूइडिटी होती है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो फ्लूइड नेचर है उसकी वजह से इसको कुछ फ़ायदे होते हैं। क्या क्या फ़ायदे होते हैं कि उसकी वजह से इसमें सेल ग्रोथ होती है, क्योंकि आपको पता है सेल जो सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड होगी तो वो क्या फ्लेक्सिबल होगी, स्ट्रेचेबल होगी, उसके वजह से सेल ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सेल ग्रोथ में फ़ायदा होता है इसमें। दूसरा इंट्रासेलुलर फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, क्या होता है दो सेल्स होती है ये। ठीक है, तो इसकी वजह से फ्लूइड जो नेचर होता है इसका, उसकी वजह से क्या होता है दोनों के बीच में इंट्रासेलुलर जंक्शन जो बनता है वो इसकी नेचर से बनता है। दो कोशिकाओं के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको क्या बोलते हैं इंट्रा सेलुलर जंक्शन बोलते हैं। और इंट्रा सेलुलर जंक्शन होता है वो उसकी जो फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से ही होता है। तीसरा आता है सीक्रेशन, तो क्या करता है कुछ पदार्थों को क्या करती है सीक्रेशन भी करती है। ठीक है, इस प्रकार से वो सेल्स होती है वो क्या करती है सेल्स के माध्यम से, इस मेम्ब्रेन के माध्यम से सेल्स होती है वो क्या करती है कुछ पदार्थों का सीक्रेशन भी करती है। ठीक है, इसमें फिर आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है किसी भी सॉलिड पार्टिकल किसी भी पार्टिकल इन्वेलप कर लेना, अंदर की तरफ लेना, एंडोसाइटोसिस। और इसकी जो फ्लूइड की प्रकृति होती है, जो फ्लूइड नेचर होती है इसकी जो फ्लूइड नेचर होती है मतलब क्या होती है फ्लूइडिटी होती है, इसी की वजह से क्या होता है एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है पॉसिबल। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है मान लो ये सेल है, ये किसी सब्सटेंस अंदर ले सकती है, मतलब क्या होती है इसमें ये सब्सटेंस धीरे धीरे इसके पास में आएगा, स्टिक होगा सेल मेम्ब्रेन से, और सेल मेम्ब्रेन इसके पास में खांचा बन लेगा, इस प्रकार खांच लेगा और फिर इसको अंदर ले जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस इस सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही पॉसिबल होता है, और इसकी जो फ्लेक्सिबल या फ्लूइड नेचर उसकी वजह से ही लिपिड की जो फ्लूइड नेचर उसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद आता है सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसकी जो मैं बता रहा हूँ जो लास्ट इसकी वजह सेल डिवीजन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल कैसे होता है भाई, सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल इसलिए होता है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, क्यों मैंने बताया जैसे फ्लूइड नेचर है ना, सेल मेम्ब्रेन है और फ्लूइड नेचर है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सेल डिवीजन होगा तो एक सेल से दो कोशिका बनती है ना, एक सेल है तो एक सेल से तो डिवीजन होकर क्या दो कोशिका बनती है, तो ये जो डिवाइड होती है आपस में इस प्रकार से इसको मदद करेगी। ठीक है, तो सेल डिवीजन में इसे मदद मिलती है। तो ये इसके जो फंक्शन थे, जो इसकी फ्लूइडिटी की वजह से इसके जो सेल मेम्ब्रेन में जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो सबसे बड़ा जो अपन फंक्शन की बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो यही है कि ये क्या कहते हैं सिलेक्टिव जो मेम्ब्रेन्स होती है उसकी तरह कार्य करती है। क्या करती है सिलेक्टिव, क्योंकि ये क्या करती है जो कुछ सबस्टांसेस होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं, उनको क्रॉस करने में मदद करती है। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखा भी होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, मतलब क्या करती है ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। जैसे ये मान लो सेल है, ये सेल है, तो इस मॉलिक्यूल को अंदर लेना है तो ये क्या ये अंदर आएगा किसके माध्यम से, किसके थ्रू आएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन करके इंपॉर्टेंट रोल क्या है सेल का, ये क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस टू इट, है ना, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। ठीक है, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद ये करती है, और क्या करती है उनके लिए ये एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कार्य करती है। सिलेक्टिव मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन जो क्या होती है जो सोलवेंट होता है उसको तो क्या होती है फ्लो होने देती है, और कुछ सिलेक्टेड जो सोल्यूट होते हैं उनको भी क्या करते हैं क्रॉस करने देती है, उसको क्या बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बाद बच्चों देखो एक बात हो रहा था इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है अपन इम्पोर्ट फंक्शन की बात करते हैं, जो पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है मॉलिक्यूल का एक क्रॉस मूवमेंट होती है, जो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस मूवमेंट होती है ट्रांसपोर्ट का। लेकिन इसमें पैसिव जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट करता है ना। मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड द पैसिव, दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें हाई जो कंसंट्रेशन है उससे जो फ्लो होता है लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। कैसे देखो बच्चों, जैसे ये सब्सटेंसेस है इधर
ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में इधर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है मान लो, तो इधर कंसंट्रेशन कम है, तो ये क्या हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन में मूव करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी होती है वो रिक्वायर्ड नहीं करती, ठीक है, एनर्जी होती है इसकी जरूरत नहीं होती है ना। ये इसी के अनुसार के वाटर आल्सो जैसे अपन बात करें कि जो पानी है, वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। फिर बात है वाटर, द मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अपन को पता ही है ना, जो वाटर की जो मूवमेंट होती है, और अपन ऑस्मोसिस में पढ़ेंगे आगे कि ऑस्मोसिस में क्या ओनली सॉल्वेंट मूवमेंट करता है। तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो वाटर मूव कर रहा है कहाँ, अपनी हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की मूव कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, व्हेन द वाटर मूव बाय द डिफ्यूजन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस में क्या हो जाता है, एक तरह से जो आपका है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही फ्लो होता है, ठीक है। एक तरह का डिफ्यूजन ही है, और डिफ्यूजन क्या होता है आपको पता ही है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होती है बच्चों, एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी जो बात करते हैं वो आता है आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है। दूसरा जो आता है वो आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट इन विच द मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम देयर लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन। एक्टिव में क्या हो जाएगा, एक्टिव में क्या हो जाएगा, देखो इधर से लो कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मॉलिक्यूल होंगे तो यहाँ 2 है या 10 है, तो यहाँ से कम से अधिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लो कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन की तरफ करेंगे, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ करेंगे। तो इसमें क्या होती है, इसमें एनर्जी की एटीपी की रिक्वायर्ड होती है। ए से याद है ना एक्टिव, मैंने पहले बताया था, एक्टिव का मतलब क्या होता है, ए से एटीपी, एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, नीड एनर्जी, क्योंकि इसमें किधर जा रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट फ्लो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट फ्लो हो रहा है। देखो लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, मतलब क्या हो रहा है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी धक्का मारने के लिए, ठीक है। लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता, इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, सोडियम पोटेशियम चैनल। सोडियम पोटेशियम जो चैनल होता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम चैनल इसका एग्जाम्पल है, सोडियम पोटेशियम चैनल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पर बात करते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है एक्टिव का, सोडियम पोटेशियम जो चैनल होता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम चैनल। सोडियम पोटेशियम चैनल से मतलब क्या है, सोडियम पोटेशियम चैनल से मतलब क्या होता है, देखो बच्चों इसमें क्या होता है, जो मान लो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो मान लो 2 सोडियम मॉलिक्यूल अंदर आते हैं, दो देखो 2 Na+ सोडियम मॉलिक्यूल अंदर आए कहाँ से, बाहर से, तो 3 जो होते हैं पोटेशियम 3 ये पोटेशियम कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें क्या होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर अपन जो बात करें, तो आज की कक्षा में अपन ने बात की सेल मेम्ब्रेन की बात की, और मैंने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो डिस्कस करने का प्रयास किया है। फिर भी कोई लाइन छूट गई तो आप मुझे बताना, तो वापस डिस्कस करें, कोई नहीं समझ में आया तो भी फिर अपन आप डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि समय अभाव की वजह से थोड़ा अपने इतना ही डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन आज की कक्षा में इतना बहुत है। आगे कक्षा में अपन जो पढ़ेंगे सेल 1 पढ़ेंगे। धन्यवाद।